जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो राजनीतिक या वह प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक कालीन में राजनीतिक जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी। इस समय दोस्तों शासन व्यवस्था थी वो दो प्रकार की थी, यानी दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी। यहां पर शासन व्यवस्था थी ये हम देख सकते हैं कि जन या कबीलों के अंतर विभाजित थी। छोटे छोटे कबीले थे और कबीलों में शासन व्यवस्था विभाजित थी। और हम देखते हैं कि इसमें दो प्रकार की शासन व्यवस्था आती है। एक तो आती है राजतंत्र और दूसरी आती है दोस्तों गणतंत्र या प्रजातंत्र। तो यहाँ पर दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी ऋग्वेदिक काल में। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो राजा का जो पद था वो वंशानुगत था, लेकिन राजा को पद से हटाया भी जा सकता था। और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में यानी जो प्रजातंत्र था उसके अंतर्गत कुछ गण थे और वहां पर राजा का चुनाव किया जाता था। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो गण शब्द है वो कुल कितनी बार आया है ऋग्वेद में। तो ये जो गण शब्द है वो ऋग्वेद में 46 बार इसका प्रयोग किया गया है, गण शब्द का। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शासन की जो इकाइयां है वो किस प्रकार की थी ऋग्वेदिक काल में। तो अब हम शासन की इकाइयों के बारे में अगर हम देखते हैं तो अलग अलग शासन की इकाइयां आती है दोस्तों। यानी एक और हम देखेंगे कि शासन किस प्रकार का था। तो ऋग्वेदिक काल में जो शासन हम देखते हैं और इसके साथ में हम देखते हैं शासन की जो इकाई थी वो, और उसके बाद हम देखते हैं इसका अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों ऋग्वेदिक काल में शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी या हम कह सकते हैं समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी दोस्तों परिवार था, या आप कह सकते हो कुल था। और इसका जो मुखिया था वो कहलाता था कुलप या गृहपति कहलाता था। तो ऋग्वेदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो वो थी दोस्तों परिवार, और इसी को कुल कहा जाता था और इसके मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। बहुत सारे परिवार मिलकर और उसके बाद में दोस्तों या कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे, और ग्राम का मुखिया दोस्तों ग्रामीणी कहलाता था। और इसका ऋग्वेद में ग्राम शब्द का ऋग्वेद में 13 बार उल्लेख हुआ है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों विष, और विष है वो दोस्तों जो ऋग्वेद में इसका जो प्रयोग किया गया है विष का वो 170 या 171 बार इसका प्रयोग किया गया विष शब्द का। और इसका जो अध्यक्ष था या जो सभापति था वो कहलाता था विषपति। उसके बाद में आता है दोस्तों जन, और जन का जो अध्यक्ष था वो कहलाता था जनपति, या दोस्तों इसे जनपति भी कहा जाता था, राजा भी कहा जाता था और गोप भी कहा जाता था। ये जन के अध्यक्ष को कहा जाता था। जन शब्द का ऋग्वेद में 275 बार उल्लेख हुआ है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों अंतिम जो इकाई आती है वो आती थी राष्ट्र की, और राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता था वो कहा जाता था सम्राट। यानी जो बहुत सारे जो कबीले थे या जन थे वो एक जन की एक संगठित इकाई राजनीतिक इकाई को राष्ट्र कहा जाता था, और उसका शासक को सम्राट कहा जाता था। यहां पर दोस्तों ऋग्वेदिक काल में जो राजा था वो वंशानुगत भी था और उसे हटाया भी जा सकता था समिति के द्वारा। जबकि ऋग्वेदिक काल की दूसरी विशेषता राजा है वो कोई बड़ी उपाधि नहीं धारण करता था, वो भूमि का स्वामी न होकर और रक्षक होता था, उसे गोप कहा जाता था, और वो गायों की रक्षा करता था। जन की यानी कबीले की रक्षा का दायित्व तो राजा पे था। राजा को बलि प्रकार का एक स्वैच्छिक कर भी दिया जाता था, वो ऋग्वेदिक काल में दिया जाता था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये राष्ट्र है उसका जो अध्यक्ष होता था वो सम्राट कहलाता था। और उसके बाद में हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में एक और पद आ जाता है यहाँ पर, और राष्ट्र के स्थान
के लास्ट में सबसे अंत में आ जाता है, वो आ जाता है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में वो जनपद आ जाता है। आपके जो जनपद या महाजनपद की यहाँ पर शुरुआत होती है, महाजनपद की शुरुआत होती है, ये उत्तर वैदिक काल में इन जनपद या महाजनपद की शुरुआत होती है। यहाँ पर जो राजा होता था वो अब महाराजाधिराज इस प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगता है, बड़े बड़े यज्ञ शुरू करता है। वो उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या किया जाता है, यहाँ पर यज्ञ के अंदर जैसे राजसूय यज्ञ, जब राजा सिंहासन पर बैठता था या राज्याभिषेक होता था तब, और इसके साथ में वो बहुत सारे अन्य यज्ञ भी करता था, जैसे अश्वमेध यज्ञ है उसका आयोजन भी करता था। जबकि यहाँ पर वैदिक काल में जो यज्ञ है वो एक साधारण तरीके से किया जाता था, लेकिन यहाँ पर यज्ञ में भी क्या हुआ, बलि प्रथा, बहुत सारे कर्मकांड उनकी शुरुआत हो गई थी। वैदिक काल में जो प्रमुख जो पंचजन्य थे वो दोस्तों 5 प्रमुख कबीले थे या जन थे। उसमें कौन कौन से वो थे, अनु, पुरु, यदु, तुर्वस और दुर्हु। जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, महाजनपद हो जाते हैं, बहुत सारे कबीले जन मिलकर और महाजनपदों का निर्माण करते हैं, जिसमें आपके मगध आ जाएगा या आपके कुरु जनपद आ जाएगा। इस प्रकार बहुत सारे महाजनपदों का निर्माण होता है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो यहाँ पर ऋग्वेदिक काल है उसके अंतर्गत ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक युद्ध का वर्णन किया गया है, और वो युद्ध है दोस्तों 10 राज्य युद्ध। ये जो 10 राज्य जो युद्ध हुआ था वो हुआ था दोस्तों ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। वो हुआ था पुरुषणी। इस पुरुषणी को कहा जाता है रावी नदी के किनारे। ये जो युद्ध हुआ था ये दोस्तों एक तो भरत कुल का राजा था सुदास। तो सुदास जो भरत कबीले का था, और दूसरे एक तरफ थे 10 राजा, इनके बीच हुआ था। तो सुदास को ऋषि वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया, जबकि 10 राजाओं को दोस्तों जो आशीर्वाद दिया था वो दिया था विश्वामित्र ने। इसमें क्या किया जाता है, 5 तो ये पंचजन ये कबीले थे जो आर्यों के कबीले कहा जाता था, और 5 थे वो अन्य अनार्यों के कबीले थे। तो उस प्रकार कुल 10 राजाओं ने ऋषि विश्वामित्र के आशीर्वाद से सुदास के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन वो 10 के 10 राजा हार जाते हैं, और उसमें जो विजय होता है वो सुदास होता है। इस युद्ध का प्रमुख कारण यह था कि सुदास ने क्या किया था, ऋषि विश्वामित्र को अपने जो पुरोहित का पद था उससे हटा दिया था, और ऋषि वशिष्ठ को बनाया था। तो ऋषि वशिष्ठ को जब बनाने के कारण विश्वामित्र और सुदास ने नाराज हो गए थे, और उन्होंने 10 राजाओं का संगठन बनाया था। तो दोस्तों सीधा सवाल आता है कि 10 राज्य युद्ध का वर्णन किस वेद में किया गया, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया। कहां पर लड़ा गया, ये पुरुषणी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया। किस किस के बीच में, सुदास जिसको ऋषि वशिष्ठ का आशीर्वाद था, और 10 राजा जिनको विश्वामित्र का आशीर्वाद था। तो ये तो हो गया दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन जो सामाजिक जो व्यवस्था है वो और राजनीतिक व्यवस्था है वो। तो ऋग्वेदिक काल में हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था थी वो जन या कबीलों में बांटी गई थी, और उसके आधार पे हम देखते हैं कि राजतंत्र था और वंशानुगत, 2 प्रकार की शासन व्यवस्था थी। राजतंत्र में वंशानुगत पद हो गया था, और राजा को हटाया भी जा सकता था समिति के द्वारा, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और इसका ऋग्वेद में 46 बार उल्लेख हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो ऋग्वेदिक काल में जो शासन की जो इकाइयां हैं वो देखते हैं, तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल था, और कुल का जो अध्यक्ष था या वो कहलाता था कुलपति या गृहपति। उसके बाद आता था ग्राम, बहुत सारे कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे, और ग्राम का ऋग्वेद में 13 बार उल्लेख हुआ है। ग्राम के अध्यक्ष को ग्रामीणी कहा जाता था। फिर आता है विश्व, और इसकी ऋग्वेद में 170 या 171 बार उल्लेख हुआ है। इसके अध्यक्ष को विश्वपति कहा जाता था। बहुत सारे विश्व मिलकर भी जन का निर्माण करते थे, और इसका ऋग्वेद में जो प्रयोग हुआ है वो 275 बार हुआ है, और इसका जो अध्यक्ष था उसे जनपति, राजा या गोप कहा जाता था। और राजा यहाँ पर भूमि का स्वामी न होकर युद्ध का स्वामी होता था, भूमि का रक्षक माना जाता था। ये गायों व कबीले के जन की रक्षा करता था। उसके बाद में हम देखते हैं कि सबसे अंतिम इकाई राष्ट्र आती थी, और उसका अध्यक्ष है वो सम्राट कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में ये जो जन था ये महाजनपद
में बढ़ गया, बड़े बड़े महाजनपदों का विस्तार होता है। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 तरह के युद्ध का वर्णन किया गया जो पुरुष या रावी नदी किनारे लड़ा गया सुदास व 10 राजाओं के बीच में। अब हम देखते हैं दोस्तों कि वैदिक काल के अंतर्गत समाज में यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी उसमें राजनीतिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि 3 प्रमुख इकाइयां थी। एक थी विदत दोस्तों समाज की वह संस्था थी जो जिसका उल्लेख है वो ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। ऋग्वेद है उसके अंतर्गत विदत का 122 बार उल्लेख किया गया है और यह सबसे प्राचीन संस्था थी, सबसे प्राचीन संस्था यानी ऋग्वेदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था है वो विदत थी, सबसे प्राचीन थी। और दूसरा इसका जो प्रमुख कार्य था दोस्तों यह था कि इसमें एक तो धार्मिक कार्यों का आयोजन किया जाता था, ज्ञान, और एक प्रमुख था कि इसमें धन का बंटवारा किया जाता था और विदत के अंदर महिलाएं भी भाग ले सकती थी। तो ये दोस्तों विदत की विशेषता है। इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख किया गया है। धार्मिक और ज्ञान से संबंधित विषयों पर इस पर जोर दिया जाता था, धन का बंटवारा किया जाता था, सबसे प्राचीन संस्था है और महिलाएं भी इसमें भाग ले सकती थी। विदत में सभी ग्रामवासी इसके सदस्य थे, इसके जो सदस्य आते थे वो सभी ग्रामवासी इसके सदस्य होते थे विदत के, और विदत से ही सभा व समिति का गठन किया गया। अगली संस्था हम देखते हैं दोस्तों सभा, और सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। सभा दोस्तों श्रेष्ठ या आप कह सकते हो अभिजात कुल के, या आप कह सकते हो कुलीन लोग इस सभा के सदस्य थे। सभा की दूसरी बात है कि इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। उसमें जो पुरुष सदस्य होते थे उन पुरुष सदस्यों को दोस्तों कहा जाता था सभे। इसके साथ में दोस्तों जो महिला सदस्य होती थी उनको कहा जाता था सभावती, महिला सदस्यों को कहा जाता था सभावती। ये सभा है, ये दोस्तों उसमें न्याय विभाग का काम भी करती थी, और वर्तमान में जैसे लोकसभा है उस प्रकार ये सभा है वो कार्य करती थी। यानी वर्तमान में लोकसभा के अनुसार ये कार्य करती थी। ये राजा के मंत्री परिषद के रूप में काम करती थी। तो सभा राजा को परामर्श देती थी जैसे मंत्री परिषद होता है उसी प्रकार। और ये सभा की प्रमुख विशेषता है दोस्तों, न्याय विभाग के रूप में भी ये कार्य करती थी। तो ये हो गई दोस्तों सभा। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों एक संस्था आ गई, उसमें समिति। समिति का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया है। समिति में सभी लोग आ जाते थे, यानी आप कह सकते हो दोस्तों ये जो समिति थी इसमें सामान्य जनता आती थी, या आप कह सकते हो सभी लोग आते थे, या सामान्य जनता आती थी, जनसाधारण आ जाते थे। और समिति की दूसरी विशेषता है दोस्तों कि ये समिति थी, इसका जो सभापति था उस सभापति को कहा जाता था ईशान। ईशान ऋग्वेद में किसे कहा जाता था? समिति के सभापति को ऋग्वेद में ईशान कहा जाता था। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि इसका प्रमुख काम क्या था। तो समिति का जो प्रमुख कार्य था वो था कि राजा का चुनाव करना या राजा का चयन करना और राजा को अगर पद से हटाना, ये कार्य था वो दोस्तों समिति करती थी। ये वर्तमान जैसे राज्यसभा है उस रूप में काम करती थी समिति। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सभा और समिति को, ये जो सभा और समिति है उसको एक ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण। इस सतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत सभा व समिति को प्रजापति की जुड़वा बहनें कहा गया है। प्रजापति की जुड़वा पुत्रियां
कहा गया है सभा और समिति को। अथर्ववेद में भी इन दोनों का उल्लेख है, सभा और समिति का। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये जो विदत था इसका ऋग्वेदिक काल में बहुत अधिक महत्व था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विदत का हमें जो उल्लेख है वो नहीं मिलता है, यानी विदत नामक संस्था वो उत्तर वैदिक काल में नहीं थी। लेकिन सभा और समिति थी वो उत्तर वैदिक काल में भी अभी भी इनका महत्व बना हुआ था, अभी भी ये राजा पर नियंत्रण रखती थी, ये हम देखते हैं। तो एक बार हम वापस देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेदिक काल में विदत क्या थी? तो विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। इस विदत से सभा और समिति का गठन किया गया था और विदत का ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये धार्मिक ज्ञान और धन के बंटवारे से संबंधित कार्य करती थी। इसमें महिला सदस्य भाग ले सकती थी और इसके सभी ग्रामवासी इसके सदस्य होते थे। जैसे अभी वर्तमान में जैसे ग्राम सभा है, उसी प्रकार पहले प्राचीन काल में विदत कार्य करती थी, ये हम मान सकते हैं। अब हम देखते हैं सभा। तो सभा का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ? 8 बार। सभा में श्रेष्ठ व अभिजात या कुलीन वर्ग यानी कुछ ही जो लोग होते थे, ज्ञानी लोग होते थे, वो इसमें भाग लेते थे और इसमें पुरुष सदस्यों को सभ्य कहा जाता था, महिला सदस्यों को सभापति कहा जाता था और ये न्याय विभाग का कार्य भी सभा देखती थी। और जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री का जो मंत्री परिषद है, उसी प्रकार ये सभा है वो राजा के मंत्री परिषद के रूप में कार्य करती थी। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों समिति। इसका ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है। ये सब, इसमें सभी जनता आती थी, यानी सामान्य जनता भी इसमें भाग लेती थी और ये क्या करती थी? तो ये राजा का चुनाव करती थी, उसे पद से हटा सकती थी और इसके सभापति को ईशान कहा जाता था, यानी समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? तो वो दोस्तों ईशान कहा जाता था। इसके साथ में हम देखते हैं कि दोस्तों ये जो ऋग्वेदिक काल है उसमें अलग अलग क्षेत्र के अनुसार राजाओं को अलग अलग उपाधियां धारण की थी उन्होंने, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार राजा अलग अलग यज्ञ करते थे, तो वो हम देखते हैं। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में या वैदिक काल में हम देखते हैं कि जो उत्तरी क्षेत्र था भारत का, जो उत्तरी क्षेत्र था, इस उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं ये क्षेत्र कहलाता था दोस्तों विराज्य कहलाता था और शासक था, ये शासक कहलाता था दोस्तों विराट कहलाता था उत्तरी क्षेत्र का। और राजा है वो पुरुष में यज्ञ करता था उत्तरी क्षेत्र का, यानी जो ये ऊपर वाला ये जो भाग है ये उत्तरी क्षेत्र कहलाता था और इस क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र क्या कहलाता था दोस्तों? विराज्य, शासक विराट और जो यज्ञ किया जाता था वो पुरुष में यज्ञ किया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ये जो इधर वाला भाग है ये पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा और पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि इस पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो पश्चिमी क्षेत्र को कहा जाता था दोस्तों स्वराज्य। इसका जो शासक होता था उस शासक को कहा जाता था दोस्तों सम्राट और कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। उसके बाद में हम देखते हैं कि पूर्वी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पूर्वी क्षेत्र में हम देखते हैं दोस्तों तो साम्राज्य आता था, इसको पूर्वी क्षेत्र को साम्राज्य कहा जाता था। इधर वाला जो पूर्वी क्षेत्र उसको और शासक था उसको सम्राट कहा जाता था और यज्ञ वाजपेयी यज्ञ किया जाता था पूर्वी क्षेत्र में। अब हम देखते हैं कि दक्षिणी क्षेत्र में, तो जो दक्षिणी भारत था इस दक्षिणी क्षेत्र के अंदर हम देखते तो जो क्षेत्र था उसको तो कहा जाता था भोज्य, राजा या शासक को कहा जाता था दोस्तों भोज और सर्वमेघ यज्ञ शासक करता था। और मध्य क्षेत्र आता था, ये जो मध्य भारत आता था, मध्य भारत में क्षेत्र को राज्य कहा जाता था, शासक को राजा कहा जाता था और राजा राजसूय यज्ञ करता था। तो ये सब ऋग्वेदिक काल में इनके बारे में वर्णन किया गया है। अलग अलग दिशाओं के अनुसार 5 प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत उस समय जो आर्यवर्त था उसको बांटा गया था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो राजकीय अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको दोस्तों रत्निक या रत्निन कहा जाता था। और इन रत्नियों की जो संख्या थी, इनकी संख्या दोस्तों 12 बताई गई है कुल, यानी राजकीय जो अधिकारी थे उनकी संख्या 12 बताई गई है और राजकीय अधिकारियों को रत्निन या रत्नियों कहा जाता था। अब हम देखते हैं कि राजकीय अधिकारियों में राजा सहित कुल जो रत्नी थे, रत्निन, उनकी संख्या 12 बताई गई। तो राजा है वो सबसे बड़ा पद था, यानी शासन या जो जन की सबसे बड़ी इकाई में राजा आता था। राजा को जनपति भी कहा जाता था, सम्राट भी कहा जाता था, गोप भी कहा जाता था, राजन भी कहा जाता था। ये राजा तो ऋग्वेदिक काल में दोस्तों ये युद्ध का स्वामी होता था, यानी ये प्रजा की रक्षा करता था, गायों की रक्षा करता था, ये इसका प्रमुख कर्तव्य था। राजा को बलि नामक एक स्वैच्छिक कर भी दिया जाता था। ये ऋग्वेदिक काल की बातें। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है
कि राजा का पद है वो काफी गरिमापूर्ण हो जाता है। यहाँ पर राजा पर जो सभा व समिति का जो अंकुश है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन अभी भी उनका प्रभाव उस पर बना हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता है और राजा है बड़े बड़े, जब राजा का राज्याभिषेक होता था उसमें वो बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करता था, जैसे राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय, वाजपेयी यज्ञ, ये रथ दौड़ का आयोजन करवाया जाता था, अश्वमेध यज्ञ घोड़ी का बलि दी जाती थी, इसमें अरिष्टोनम, ये अलग अलग प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया जाता था। इस समय हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो राजा था, ये राजा ऋग्वेदिक काल में था, वो गणतंत्रात्मक और राजतंत्र दोनों व्यवस्था थी, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सब समिति थी वो राजा को हटा भी सकती थी। उसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पद आता था वो पुरोहित का होता था। पुरोहित राजा के बाद सबसे प्रधान अधिकारी होता था राज्य का, और पुरोहित को राजा का मित्र कहा जाता था, पथ प्रदर्शक कहा जाता था, ये दार्शनिक होता था और राजा का सहायक भी कहा जाता है। तो ऋग्वेदिक काल में जो रत्नियों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो वो थी दोस्तों पुरोहित की। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगला जो पद आता है वो सेनापति आता है पुरोहित के बाद में, और सेनापति को कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में सेनानी। उसके बाद ग्रामीणी आता था, ये ग्राम का मुखिया होता था, सूत रथ हाँकने वाला या सारथी, जिसे सूत पुत्र कर्ण यानी कर्ण का जो पिता था वो भी सारथी था। संग्रहित्री ये खजांची या कोषाध्यक्ष होता था। वज्रापति चारागाह का अधिकारी को वज्रापति कहा जाता था। भागदूता कर समाहर्ता या वित्त मंत्री को भागदूता कहा जाता था, जबकि स्थापति मुख्य न्यायाधीश को स्थापति कहा जाता था। पागालक राजा का मित्र होता था पागालक। जीवग्रह पुलिस का अधिकारी वो जीवग्रह होता था, और उग्र अपराधियों को पकड़ने वाले को उग्र कहा जाता था। राजा के पुत्र युवराज होता था, राजा के बाद जो शासक बनता था उसका भी व्रत शासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। और महिषी रानी या पटरानी होती थी, राजा की जो मुख्य रानी होती थी उसको महिषी कहा जाता था। पूरब दुर्गपाल को कहा जाता था, दुर्ग के जो रक्षक होते थे उनको पूरब कहा जाता था। और अक्षवाप या अक्षवाय है वो पासा खेलने वाला, राजा के साथ में जो पासा खेलने वाले होता था उसको कहा जाता अक्षवाय या अक्षवाप। और 17 ये प्रतिहारी को कहा जाता था, यानी पहरेदार को 17 कहा जाता था। तो ये तो हो गए दोस्तों ऋग्वेदिक काल में जो राजकीय अधिकारी थे वो। उसके साथ में हम देखते हैं कि राजा अलग अलग प्रकार के यज्ञ करता था। अथर्ववेद में कहा गया है कि कुरु का राजा परीक्षित है, उसे मर्त्युलोक का स्वामी भी बताया गया है। तो ये होगी दोस्तों ऋग्वेदिक काल में जो शासन व्यवस्था है वो, यानी इस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि ऋग्वेदिक काल में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था थी। एक तो थी दोस्तों राजतंत्रात्मक, दूसरी थी गणतंत्र। 2 प्रकार की शासन व्यवस्था थी। उसके बाद में हमने शासन की इकाइयां पढ़ी है, जैसे ग्राम, जन। तो ऋग्वेदिक काल में जो समाज की जो 5 प्रमुख इकाइयां होती थी, सबसे छोटी इकाई थी कुल या परिवार, उसके बाद ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। उनके बारे में हमने पढ़ा है। सभा, समिति और विदत के बारे में पढ़ा है। और उसके बाद में हमने अलग अलग क्षेत्रों के राजा उसमें क्या क्या कहलाते थे, क्या क्या उपाधि धारण करते थे, उनके बारे में पढ़ा है। और फिर आगे रत्नियों की संख्या वो ऋग्वेदिक काल में 12 है, जो आप स्क्रीनशॉट ले लो।